हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सब एरे विद गिवन सम प्रॉब्लम को। और जिस अप्रोच की बात करेंगे उस अप्रोच का कॉम्प्लेक्सिटी होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ O n स्क्वायर, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग O ऑफ O 1। और अगले वीडियो में हम इससे भी ऑप्टिमाइज अप्रोच में सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और अप्रोच देखते हैं। ठीक है, चलो। एक एरे दिया हुआ है, वो भी अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, अनसॉर्टेड का मतलब यहाँ पे होगा ना ही तो असेंडिंग ऑर्डर और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो एरे है उसका साइज n है और ये कंटेन कर रहा है ओनली नॉन निगेटिव इंटीजर्स को, मतलब कि ये सिर्फ एरे में पॉजिटिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, और इस साथ में ये बोल रहा है कि फाइंड अ कंटिन्यूअस सब एरे विच एड टू अ गिवन नंबर यस। यहाँ पे कंटिन्यूअस सब एरे का मतलब ये बोल रहा है, सब एरे का मतलब होता है कि एरे का पार्ट होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस सब एरे का मतलब बोल रहा है कि एरे का कंटिन्यूअस पार्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस पार्ट मतलब कि कुछ जो एलिमेंट होंगे उसमें से कंटिन्यूअस वाले एलिमेंट को। ठीक है, ये नहीं कि अगर एक एलिमेंट यहाँ से उठाए तो एक एलिमेंट यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि और जो सब एरे होगा, मतलब कंटिन्यूअस सब एरे होंगे, मतलब एरे का जो छोटा पार्ट होगा उसका जो सम करने पे जो गिवन यस दिया होगा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो मल्टीपल सब एरे हैं, मल्टीपल आंसर हैं एरे में, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो सब एरे पहले होगा वो भी कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट जाने में, वही हमारा आंसर होगा। अगर मान लो कि ऐसा कोई भी सब एरे नहीं मिलता, इफ़ नो सच एरे इज़ फाउंड, तो उसमें केस में क्या करना है, हमें रिटर्न करना है एक ही एलिमेंट, वो भी -1। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, अब दिया है कि n बराबर 5 दिया है एरे का साइज, यस दिया है जो कि हम सब एरे फाइंड करेंगे जिसका सम इसी यस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जी, अब ये सबसे पहले इसको साइड में लिख लेते हैं। इसको अब हम लिख लिए, अब इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये होगा 0 1 2 3 4। ठीक है, और इसका बोल रहा है कि इसका आंसर होगा 2 और 4। और एक्सप्लेनेशन में दिया है द सम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड पोजीशन टू द फोर्थ पोजीशन इज 12। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन यही है, फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, और जो बोल रहा है कि फोर्थ वाला पोजीशन, सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सब एरे है, ये सब एरे इसको हम सम कर रहे हैं, तो ये सम करने पे 12 आ जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 2 + 3 5 5 + 7 12। तो यही हमारा सब एरे आंसर होगा। और साथ में ये भी है कि लेफ्ट से राइट जाते टाइम यही पहला सब एरे मिला है जिसका सम 12 के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा आंसर सब एरे होगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 2 और 4 आंसर है। ठीक है, इस केस में क्या कर रहा है कि सब एरे जो है, यहाँ पे लिख लें, सब एरे आंसर सब एरे जो है उसका 2 3 7 है और इंडेक्स है 1 2 3। ठीक है, अब ये आंसर में दिया है स्टार्टिंग जो पोजीशन है सब एरे का, उसमें +1 कर दिया है। पोजीशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इंडेक्स बोलेंगे। स्टार्टिंग जो इंडेक्स है उसमें +1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जो लास्ट इंडेक्स है उसमें +1 कर दे रहे हैं, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में +1 कर रहे हैं, और साथ में जो इंड वाला है, इंडेक्स है सब एरे का, आंसर सब एरे का, उसमें +1 कर दे रहे हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है कि एरे का जो साइज है वो 10 दिया हुआ है, और जो यस दिया है उसकी वैल्यू 15 है,
और यहाँ पे ये एरे का एलिमेंट दिया है और बोल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन ये हमारा सब एरे है। मतलब वन पोजीशन से लेके फिफ्थ तक जाने पे जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं उसके अंदर वही हमारा आंसर सब एरे है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ से फिफ्थ पोजीशन 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करने के बाद जो भी आ रहा है वो 15 आ रहा है। यहाँ पे 15 हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम अप्रोच की बात करते हैं, जो अप्रोच हम इस क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब अप्रोच को देखते हैं कि क्या अप्रोच होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं और एरे में एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं 0 1 2 3 4। अब देखो जी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं क्या अप्रोच लगाने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना आप। कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हर इंडेक्स को हम अब ये मान लेंगे कि हमारा हर एक इंडेक्स लेफ़्ट से राइट जाते टाइम कि हमारा वही आंसर सब एरे का स्टार्टिंग पोजीशन है। अब भले ही वो हमारा आंसर सब एरे का स्टार्टिंग पोजीशन हो या ना हो, पहले ये मान लेंगे कि वो इंडेक्स हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है हमारे आंसर सब एरे का। ठीक है, वहाँ से क्या करेंगे, एक इनर लूप चलाएंगे। ठीक है, इनर लूप चलाएंगे और हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक सम वैल्यू भी रखते जाएंगे और उसमें प्लस जो अभी एरे का एलिमेंट होगा उसको देखते जाएंगे। और मान लो, और ये काम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो सम है, जो सम वेरिएबल ले रहे हैं वो छोटा रहेगा किससे, हमारा जो भी यस वैल्यू दिया रहेगा उससे छोटा रहेगा। तब तक हम इनर लूप चलाएंगे और देखेंगे कि सम हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि सम अगर मिल जाता है, सम यस के बराबर हो जाता है, तब तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम स्टार्टिंग इंडेक्स सब एरे का, जो कि ये वाला इंडेक्स होगा। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स में +1 कर देंगे और जहाँ तक पहुँचे रहेंगे, मान लो उसको इंड मान लिए, उसमें +1 करके रिटर्न कर देंगे कि यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, वो रिटर्न कर देंगे। और मान लो हम इन्हें ये बोला कि अगर हम इनर जो लूप चला रहे हैं उसमें सम में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन मान लो सम जो है वो बड़ा हो जा रहा है यस से, इसका मतलब है कि ये सब एरे है ही नहीं हमारे लिए। तो हमारे पास जो भी इंडेक्स रहेगा, ये वाला मेन इंडेक्स, उसमें क्या करेंगे, हम उसको +1 कर देंगे, मतलब उसको 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है जी, उसको 1 से बढ़ा देंगे। और अगर मान लो कि सम छोटा हुआ तो उसको सम में एरे का जो एलिमेंट है उसको प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो जी, मेन अप्रोच को हम समझते, ये तो पूरा एक रफली मैंने बताया आपको अप्रोच। अब मैं बताता हूँ इसको एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने ये बोला कि सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स को ये मान लेंगे कि यही मेरा आंसर सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले मान लो वो इंडेक्स जो है उसको मान लिए कि ये 0 वाला है, यहीं से जो अभी हमारा आंसर सब एरे होगा वो स्टार्ट होगा। और साथ में मैं क्या करूँगा, एक सम ले लूँगा और इसमें इस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी 1 मान लो यहाँ पे है, उसको मैं रख लूँगा। ठीक है, अब देख रहा हूँ ये जो है ये छोटा है मेरे यस वाले वैल्यू से। और सबसे पहले मैं यस की भी तो वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो अगर मैं 9 ले लेता हूँ तो इस केस में क्या करूँगा, देख रहा हूँ कि जो 1 है ये यस से छोटा है। ठीक है, तो अभी भी मैं क्या करूँगा, अभी भी सम में मैं प्लस करते जाऊँगा अगले वाला जो भी इंडेक्स होगा। सबसे पहले तो मैं इसको ऐड किया हूँ, अब इसको ना करके एक इनर लूप चला रहा हूँ और इसकी वैल्यू को ऐड करूँगा। ये वाला इंडेक्स जो है, ये वाला पॉइंटर ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसमें सब क्या करूँगा, मैं 2 ऐड कर लूँगा। अभी भी देख रहा हूँ 2 + 1 3 है, जो कि यस से बड़ा है, छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इनर वाले को आगे बढ़ाऊँगा। मैं कहूँगा कि भाई अभी आगे चल, हो सकता है अभी आगे जो है सम करने पे हमारा जो वैल्यू है वो यस के बराबर हो जा रहा है। तो ठीक है, मैं इंडेक्स 2 पे जाऊँगा और इसकी वैल्यू को ऐड करूँगा। तो अगर ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 2 + 1 3, 3 + 3 6 हो रहा है, जो कि ये भी अभी छोटा है 9 से।
तो मैं क्या कहूँगा कि चलो भाई अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो वैल्यू मिलती है वो इसके बराबर हो पा रहा है कि नहीं सम करने पे। तो 3 इंडेक्स पे गए और इसकी जब वैल्यू को ऐड किए तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी ऐड करने के बाद 10 हो जा रहा है। और मैंने बोला था कि अगर जो सम की वैल्यू है वो अगर यस से बड़ा हो जाता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंडेक्स को +1 कर देंगे, तो ऊपर वाला जो है उसको आगे बढ़ा देंगे। हम कहेंगे कि यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला था सब एरे वो हमारा आंसर नहीं है, इसलिए हम क्या करें, हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हम अगले वाला इंडेक्स से देखते हैं कि क्या वो हमारे आंसर का स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले से देखेंगे। ठीक है, और तो हमने बोला कि चलो अब अगला इंडेक्स क्या होगा, अगला इंडेक्स मान लो अगर मैं उसको आई मानता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स जो है उसको आई कहता हूँ, तो अगला इंडेक्स हमारा 1 हो जाएगा। उस केस में भी क्या करेंगे, हम सम लेंगे, एक सम वेरिएबल, और जो वैल्यू रहेगी करंट इंडेक्स की उसकी वैल्यू को यहाँ पे सम में रख लिए। ठीक है, और देख रहे हैं ये अभी छोटा है, तो हम कहेंगे चलो अभी नीचे वाले पॉइंटर को आगे चलो और देखो कि सम करने के बाद ये बराबर हो रहा है कि नहीं है उसके। तो ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे और इसकी वैल्यू को सम करेंगे। तो 2 + 3 5 हो रहा है, 5 भी छोटा है, तो आगे जाएंगे और चेक करेंगे जो आगे का वैल्यू है उसको सम करने पे क्या सम के बराबर, यस के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 5 + 4 9 हो रहा है, और 9 हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी यस दिया है उसके बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है सब एरे का और यहाँ तक के अगर वैल्यू को हम सम कर रहे हैं तो हमारे गिवन यस के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये कि हम लेफ्ट से राइट भी जा रहे थे तो यही पहला ऐसा सब एरे मिला जिसका वैल्यू को सम करने के बाद यस के बराबर हो जा रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे इंडेक्स 1 से, तो हमारा जो एक तो फर्स्ट इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट रिटर्न करना है, एक एंड पॉइंट, तो इसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे। 1 तो पहले से है और उसमें +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ तक हम सम किए हैं तो इसका इंडेक्स 3 है, तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा 2 + 4। ठीक है, आपको आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये जो अप्रोच है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, तो अगले अप्रोच को भी देख ही लेते हैं। अप्रोच मान लो ये 2 है, इस केस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरे लेते हैं। ठीक है, और उसका एलिमेंट रखते हैं 1 2 3, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि ये जो सम होगा यस जो है वो 7 के बराबर है, और इस केस में यानी कि जो साइज है एरे का वो 3 के बराबर है। ठीक है, अब उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। सबसे पहले मान लिए कि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 है, एक पॉइंटर ऊपर रखेंगे। ठीक है, और नीचे का पॉइंटर मान के चलो कुछ और लेते हैं अगर और सबसे पहले हमने बोला था कि एक सम वेरिएबल हो जिसमें क्या करो इसकी वैल्यू रख दो, मान लो अभी 1 रख दिए। ठीक है, कोई और कलर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं जो सम का जो वैल्यू है वो छोटा है, किससे छोटा है, यस से। तो हम क्या करेंगे, नीचे भी पॉइंटर लेते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे जो सम है। अब देख रहे हैं कि जो सम की वैल्यू हो रही है वो 3 है यहाँ पे, तो ये छोटा है यस से, तो अभी भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले को बढ़ाएंगे आगे। अब देख रहे हैं कि 3 + 3 और ये हो जा रहा है 6, ये भी छोटा है किससे, यस से। ये यस है, यस से छोटा है, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंटर एरे के बाहर चला जा रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला जो सब एरे है वो हमारा आंसर नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा मेन इंडेक्स होगा, मेन इंडेक्स तो 0 पे खड़ा था अभी, तो इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे 1 से, और ये बोलेंगे कि हो सकता है जो अगला इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट होने वाला सब एरे ही हमारा आंसर होगा।
ठीक है। तो अगला जो इंडेक्स है वो हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो और साथ में हम क्या करेंगे, सम वेरिएबल भी लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो 2 है, ठीक है। 2 देख रहे हैं यस से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस जो नीचे वाला पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाएंगे। उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 2 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है। 5 भी छोटा है यस से, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और देख रहे हैं कि एरे का जो एरे जो है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे 5 है। तो ये हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला भी सब एरे हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि अगले इंडेक्स से जो स्टार्ट होने वाला सब एरे हो वो हमारा आंसर हो। तो मान के चलिए अगला इंडेक्स क्या है, अगला इंडेक्स हमारा है 2 और एक सम वेरिएबल यहाँ भी ले रहे हैं और देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू को रख ले रहे हैं। इसकी वैल्यू जो अगला इंडेक्स है देख रहे हैं इसका जो सम में रखने के बाद अभी भी ये छोटा है यस से, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और देख रहे हैं कि हमारा एरे का जो साइज़ है वो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से भी स्टार्ट होने वाला जो सब एरे था वो भी हमारा आंसर नहीं है। और जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो देख रहे हैं एरे का साइज़ ही ख़त्म हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि कोई तो सब एरे मिला नहीं जो जिसका सम करने पे यस के बराबर हो, सारे एलिमेंट का सम करने पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, -1 रख देंगे। जैसा कि अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई भी सब एरे नहीं मिलता है जिसका एलिमेंट को सम करने पे यस के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, -1 और रख देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं यार कोड को समझते हैं कि कोड कैसे काम करेगा। अब मैं कोड को समझा देता हूँ आप लोगों को कि जो भी कोड है वो कैसे काम कर रहा होगा। और कोड को मैंने पहले ही लिख लिया ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको मैं जल्दी से समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे तो एक वेक्टर ले लिया है जिसमें क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग पोजीशन +1 करेंगे और एंड पोजीशन +1 करेंगे, मतलब 2 वैल्यू ही रखेंगे इस वेक्टर में। और ये इन टाइप का है तो ये रिटर्न टाइप सेम था तो हमने सेम लिया। इसमें हम अपने जो भी आंसर होगा उसको ऐड करते जाएंगे। अब मैंने बोला कि हर एक इंडेक्स पहले तो ट्रावर्स करो एरे को और ये मान लो कि हर एक जो इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट होने वाला ही सब एरे हमारा आंसर हो सकता है। तो एरे को ट्रावर्स करने के लिए मैंने लूप लगाया i = 0 से i n, n जो है वो एरे का साइज़ है। मैंने बोला था कि एक वेरिएबल लेते हैं सम, उसमें अभी 0 रखते हैं क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किए हैं। और क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से जहाँ से हमको स्टार्ट करना है वहाँ से लूप चलाएंगे। तो एक वेरिएबल लिए j और ये बोल रहा है कि हो सकता है ये एरे के लास्ट एलिमेंट तक जाए, इसलिए मैंने कंडीशन लिखा कि j n, उससे बाहर जाएगा तो हमारा लूप नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसके बाहर कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक कि जो सम है वो छोटा हो क्योंकि बड़ा हो जाएगा अगर सम तो उस केस में मैंने बोला था कि जो सब एरे है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अगर छोटा है सम तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम में जो एरे का एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद अगर देख रहे हैं जो सम है वो हमारा यस के बराबर है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो पोजीशन है, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट किए थे i से, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ से +1 कर देंगे उसके इंडेक्स में और जहाँ तक पहुँचे रहेंगे, मान लो यहाँ सम में ऐड किए ना एरे ऑफ j, तो जहाँ तक पहुँचे रहेंगे उसमें +1 करके हम क्या करेंगे, एरे यहाँ पे वेक्टर में यहाँ पे आंसर वेक्टर का नाम है उसमें रख के उसको रिटर्न कर देंगे। मतलब कि ये कि हमारा आंसर मिल गया और अब हम रिटर्न कर सकते हैं। अब मान लो ये सम के बराबर नहीं हुआ तो एक कंडीशन ये हो सकता है अभी भी सम करने के बावजूद भी सम जो है वो यस से छोटा होगा, तो उस केस में हम j++ कर देंगे, मतलब जो अंदर का लूप है उसको आगे बढ़ा देंगे। और मान लो अगर बड़ा भी हुआ तो वापस से जाके यहाँ कंडीशन जब चेक करेगा और सम अगर बड़ा हुआ तो ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं कंडीशन, तो यहीं ब्रेक कर जाएगा। मान लो अगर ये पूरा लूप चल चुका, हमने हर एक इंडेक्स के लिए चेक कर लिया कि क्या कोई ऐसा सब एरे प्रेजेंट है जो यस के जिसका सारे एलिमेंट को सम करने के बाद यस के बराबर हो,
तो ऐसा कोई भी अगर सब एरे ना मिले तो उस केस में मैंने बोला था कि क्वेश्चन के हिसाब से -1 हमें एरे में रख देना और उसी को रिटर्न कर देना है। तो -1 हमने ऐड किया, पुशबैक यहाँ पे वेक्टर में एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है पीछे के साइड, ठीक है। और उस केस में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं, जो हमारा अप्रोच है और जो हमने कोडिंग किया है उसके कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी आ कैसे रहा है और कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 लाइन को देखते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, जो हम कोड लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में और कितना टाइम लग रहा है, कितना यूनिट टाइम लग रहा है, ठीक है, उसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो इसको अगर ध्यान दें तो ये वेक्टर है और वेक्टर में 2 ही एलिमेंट ऐड करेंगे। एक तो स्टार्टिंग पोजीशन +1 कर रहा है सब एरे का, और एक तो जो इंड पोजीशन +1 है, इंड इंडेक्स +1 है। मतलब 2 एलिमेंट को हम इस वेक्टर के अंदर डाल रहे हैं। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो हमेशा 2 एलिमेंट ही होंगे और 2 का साइज हमेशा इसका 2 होगा। और तो इसका हम अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका यूनिट 1 कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अब देखो, और ये जो लूप है ये n टाइम तक चल रहा है, n टाइम तक चल रहा है। अब देखेंगे कि इसके अंदर का जो कोड है ये पूरा इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इसको एक कोई भी वेरिएबल अगर होता है तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो 1 यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसके लिए 1 होगा और सेम इसी प्रकार से इसके लिए भी 1 होगा। अब अगर इसकी बात की जाए, ये जो लूप है पूरा वो कितनी बार चल रहा है, और ये जो पूरा लूप है वो i पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो j है वो i पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मान लो i = अगर 0 रहा तो जो j जो है वो कितनी बार चलेगा। वर्स्ट केस में मान लो हमेशा सम की जो वैल्यू है वो छोटा ही रहे यस से, तो कितनी बार चलेगा। और मान लो कि i जो है पहले 0 है, इस केस में j जो है अगर हमेशा सम छोटा हुआ यस से तो j बहुत जा सकता है, तो n-1 तक जा सकता है। j की वैल्यू हो सकती है n-1 तक जा सकती है, ठीक है। तो n-1 टाइम तक ये जो लूप है इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर j-1 टाइम तक एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसका अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 है, इसका देखा जाए तो ये भी 1 है, क्योंकि एक सिंपल सा कंडीशन है। इसका देखा जाए तो ये भी 1 है, इसका देखा जाए तो ये भी 1 है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर में अगर कोई भी एलिमेंट हम पुश करते हैं तो उसके टॉप में ही करते हैं, और ऊपर से अगर रखा जा रहा है तो पीछे से ही रखते हैं। अगर रखा जा रहा है तो सिंपल बिग ऑफ 1 में हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 होगा, इसके लिए भी 1 होगा। इसका मतलब ये कि ये जो है n-1 टाइम तक ही एग्जीक्यूट होगी i = 0 के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर i = 1, ये जो एरे है इसको हम ट्रावर्स कर रहे हैं, i = 1 के लिए अगर देखें तो जो j है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो वर्स्ट केस में n-1 तक जा रहा है, लेकिन अब i पहले 0 था तो इसलिए n-1 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे n टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। अब क्या हो रहा है कि जो j है वो क्या होगा, n-1 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक इधर से एक बढ़ जा रहा है, तो और लास्ट वाला तो उतना ही सेम है। तो अगर स्टेप काउंट करें तो n-1 होगा। इसी तरह से अगर i = 2 के लिए हम चेक करें तो ये जो होगा n-2 टाइम तक इन अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। इसी प्रकार अगर हम बढ़ाते जाएं, i = अगर n-1 होगा तो जो j है j वो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अंदर की चीज़ें बिग ऑफ 1 में एग्जीक्यूट हो जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप ध्यान देंगे ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले तो 1 टाइम तक चल रहा है, फिर 2 टाइम तक, फिर n-2 टाइम, फिर n-1 टाइम, फिर n टाइम, इतनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें, सबको अगर ऐड करें, जितना भी एग्जीक्यूशन यूनिट है, एग्जीक्यूशन स्टेप है,
तो क्या होगा 1 + 2 + 3 ... n-2 होगा और n-1 होगा और साथ में प्लस n होगा। इसी को हमें जोड़ना है और इसको अगर हम जोड़े, आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n+1 / 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो n² होगा और प्लस n/2 होगा। और हम जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, उस केस में हमारा जो ग्रेटर डिग्री वाला होता है वेरिएबल, उसी को हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं, उसी वेरिएबल को उसके डिग्री के साथ। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रहा है big-O(n²). तो ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गया। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर देखा जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होता है कि जो भी वेरिएबल, अगर कोड में कोई भी वेरिएबल है तो कितना स्टोरेज ले रहा है, कितना यूनिट स्टोरेज ले रहा है अपने वैल्यू को रखने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो वेक्टर यहाँ पे ये जो कर रहा है, एक अगर इसको वेरिएबल मान ले तो ये सिर्फ 2 वैल्यू को रख रहा है, तो इसका भी साइज हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि 2 ही रख रहा है। ये लूप चल रहा है या, और ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, सम हो गया, जे हो गया, और यहाँ पे सम हो गया सॉरी, और यहाँ पे भी सम हो गया। यहाँ पे अगर हम पुश कर रहे हैं किसी भी वेक्टर में तो उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी big-O(1) होगी, इसके लिए भी 1 होगा और इसके लिए भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है होगी वो big-O(1) है। तो जिस अप्रोच की अभी हमने बात किया, उस अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, ये आपके सामने दिख पा रहा है। ठीक है, तो यार दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप अगर समझ पाए हो इस क्वेश्चन को, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। और मैं अगली जो वीडियो है उसमें big-O(n) में इस अप्रोच को big-O(n) में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा और अप्रोच बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।